स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। तो आज हम जनरल साइंस के प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज है उसको जारी रखते हुए आज हम इसका तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? निम्न में से सबसे अधिक किसमें लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन की मात्रा ज़्यादा किसमें होती है? केले में, दूध में, हरी सब्जी में या सेब में? तो यहाँ पर सबसे अधिक जो आयरन की मात्रा होती है वो किसमें होती है? आपके ग्रीन वेजिटेबल। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? देखो, तड़ित चालक क्या होता है, आपने देखा होगा कि बेसिकली जब एक घर का, बिल्डिंग का, भवन का निर्माण किया जाता है तो वहाँ पर एक तड़ित चालक लगाया जाता है। जो क्या किया जाता है, उस कंडीशन में जो तड़ित झंझावात हो जाए तो जो बिजली चमकती है, ऐसी परिस्थितियों को सामना करने के लिए उससे सुरक्षा की दृष्टि से तड़ित झंझावात लगाए जाते हैं, तड़ित चालक लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर आविष्कार किया जाता है आपके माइकल फैराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डेनिस पेपिन या कोपरनिकस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर भी हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? यानी कि कौन सा पादप है जिसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो देखो, पहले तो शाकीय पौधा क्या होता है? शाकीय का मतलब होता है, देखो, पौधों की लंबाई के आधार पर, पौधों की जो लेंथ होती है उसके आधार पर प्लांट्स को 3 भागों में बांटा गया है। आपका शाकीय, वृक्ष, झाड़ी और वृक्ष। तो यहाँ पर इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीम, तुलसी, आंवला या आम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आंवला। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लिटमस पेपर जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस पेपर क्या होता है, जो आपके बेसिकली जो आपने पढ़ा होगा, जो लिटमस पेपर होता है वो बेसिकली एक लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। लाइकेन एक सहजीवी पादप है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन एक कैसा पादप है? सहजीवी पादप है। लाइकेन एक सहजीवी पादप है जिसमें शैवाल और कवक दोनों पाए जाते हैं, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं, सहजीवी पादप बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाइकेन हो जाएगा। लिटमस वैसे एक प्राकृतिक सूचक भी होता है, इंडिकेटर की तरफ भी काम करता है। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है? जो पानी की जो डेंसिटी होती है उसका घनत्व, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पर होती है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, -4 डिग्री या 100 डिग्री? तो जो पानी का सबसे अधिक डेंसिटी होती है वो होती है आपके 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक पानी का घनत्व होता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म धातुओं से मिलकर बना है, ये किसने कहा था? देखिए, हमने जब परमाणु सिद्धांत पढ़ा होगा, यानी एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी, तो अगर उसके अंदर हमने पढ़ा होगा कि जो एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, तो सबसे पहले डाल्टन से पहले भी हमारे एक भारतीय एक जो विद्वानवादी थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया था कि कोई भी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और कोई भी पदार्थ जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कण को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। तो उसके बाद जाके फिर डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली की जो इस्त्री होती है उसको गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किस धातु का प्रयोग किया जाता है आपके? यहाँ पर जो धातु होता है वो कौन सा होता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या जस्ता। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या जस्ता। देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइक्रोम। देखो, टंगस्टन बेसिकली क्या होता है कि जो आपका बल्ब होता है, विद्युत बल्ब होता है, उसके जो फिलामेंट लगे होते हैं वो फिलामेंट किसके बने होते हैं? टंगस्टन के बने होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बल्ब के फिलामेंट किसके बने होते हैं, तो टंगस्टन के बने होते हैं। बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? अब देखो, ये तो पता ही है आपको कि जो दूध होता है जिसके अंदर आपको पता लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो उसके अंदर लैक्टोज की मात्रा होती है। वो लैक्टोज क्या होता है जिसके कारण दूध में थोड़ी बहुत क्या दिखाई देती है? मिठास होती है, वो लैक्टोज के कारण होती है। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा पौधा पूछा जाए तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यूकेलिप्टस,
टेरोकार्पस टेक्टोना या पॉलीएल्थिना। तो यहाँ पर जो पॉलीएल्थिया जो दे रखा है, तो यहाँ पर विश्व का सबसे जो लंबा पौधा होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका यूकेलिप्टस जो होता है वो सबसे लंबा पौधा गिना जाता है, यूकेलिप्टस। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो देखो, पौधों की लंबाई में जो वृद्धि के लिए आवश्यक कौन सा इसमें एलिमेंट नहीं है? सोडियम, कैल्शियम भी जरूरत है, नाइट्रोजन तो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, फोटो फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, फास्फोरस की भी क्वांटिटी, लेकिन सोडियम का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है पौधों की लंबाई में ग्रोथ करने का। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पत्ती के लाल और नारंगी रंग, पीले रंग का कारण क्या है? तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि पत्तियों के अंदर लाल नीला रंग सब किसके कारण होता है? तो आपको पता होगा कि जैसे कि पत्तियां होती है, जैसे हरा रंग होता है, तो हरा रंग किसकी वजह से होता है? उसके अंदर पिगमेंट पाया जाए, जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है कि जिसको हम पर्णहरित बोलते हैं। तो उसी प्रकार जो अलग अलग रंग की पत्तियां होती है, तो इसमें मेन कारण क्या होता है? उसमें कैरोटेनॉइड पाए जाते हैं, जो पिगमेंटेशन होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, जिसके पत्तियां लाल नीले अलग अलग प्रकार की होती है। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है? यहाँ पर वेवलेंथ पूछी है कि तरंग दैर्ध्य किसका सबसे ज़्यादा होता है? तो लाल रंग का, बैंगनी रंग का, पीला रंग या हरा रंग? तो जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है आपकी, जो आपकी वेवलेंथ जो होती है, WAVELENGTH, वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा लाल रंग की होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, तो विचलन पूछा जाए तो बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है, लेकिन वेवलेंथ से ज़्यादा किसकी होती है? लाल रंग की होती है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के वैज्ञानिक? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज पढ़ा होगा, आर्किमिडीज की थ्योरी पढ़ी होगी। तो वैज्ञानिक तो जो थे अपने आर्किमिडीज, वो किस देश से थे? आपका आंसर ब्रिटेन। आप देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखे, ब्रिटेन, जर्मनी, USA या फिर ग्रीस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रीस हो जाएगा। ग्रीस था, ग्रीस के जो थे वैज्ञानिक कौन थे? आर्किमिडीज, वो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीस। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। न्यूटन मीटर किसका प्रतीक है? देखो ध्यान रखो, न्यूटन नहीं दे रखा, सिर्फ न्यूटन मीटर दे रखा है। तो देखो, न्यूटन मीटर किसका? त्वरण का मात्रक नहीं होता। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। फिर आपका बल का जो मात्रक होता है वो आपका न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक जो होता है, बेसिकली शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। तो यहाँ पर ऊर्जा बचती है। अब यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक वैसे तो ऐसे मात्रक जूल होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन मीटर दे रखा है। तो न्यूटन मीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, ऊर्जा का यहाँ पर मात्रक होगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। गुर्दे यानी कि जो आपकी किडनी होती है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो बहुत अच्छा सवाल है ये कि संरचनात्मक क्रिया इकाई क्या होती है, जिसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन बोलते हैं। न्यूरॉन तो आपकी क्या होती है? तंत्रिका कोशिका की इकाई होती है। ये भी ध्यान रखना कि जो न्यूरॉन्स, नर्वस सेल होती है, उसकी जो इकाई होती है वो आपकी न्यूरॉन होती है, लेकिन जो नेफ्रॉन जो होती है वो आपकी किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। मेडुला आपको पता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आपके मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या बोलते हैं? जब बोलते हैं बेसिक उपध्वनि, उसको हम क्या बोलेंगे? उपध्वनि, उपराध्वनि, ध्वनिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनिक हो जाएगा। जिसका मैक नंबर 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनिक बोलते हैं। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते? देखो, ये बहुत ही अच्छे सवाल है। ऐसे सवाल काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, जनरल नॉलेज के लिए बड़े जरूरी। कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक पौधा, ऑप्शन दे दिए कि इसमें बीज है लेकिन फल नहीं होता है, तो ईख होता है, बादाम होता है, साइकस होता है या मूंगफली होती है? तो साइकस जो होता है वो एक ऐसा बीज पौधा जिसमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते। आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट डायग्नोसिस कहाँ अवस्थित है? सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है? तो DNA पता ही आपको, एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये सेंटर कहाँ बना हुआ है? तो सेंटर कहाँ पर है? आपका हैदराबाद के अंदर सेंटर है। आपके हैदराबाद के अंदर इसका सेंटर है। आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? देखो, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है?
तो प्रोटीन के निर्माण, प्रोटीन को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपके अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। डीएनए की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आरएनए की नहीं पड़ती है, नाइट्रोजन बेस की ज़रूरत पड़ती है, अमीनो एसिड। देखो बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन बनता किससे है? आपको पूछे प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई क्या होती है, तो आपको अमीनो अम्ल ध्यान में रखना है। और कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है? 20 अमीनो अम्लों की जरूरत पड़ती है, तब जाके एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसको बनाने के कितने अमीनो अम्ल चाहिए होते हैं? 20 अमीनो अम्लों की जरूरत पड़ती है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? देखो ये सवाल भी आ गया यहाँ पर कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो यहाँ पर आपके 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20 यानी कि 20 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नाशपाती का कौन सा भाग, पता है ये नाशपाती आपने खाई होगी बेसिकली, तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? अब ये बेसिक आप लगा, अगर आप इसका आंसर अपने ऑप्शन के हिसाब से आराम से दे सकते हो। बीजाणु इसके अंदर खाया नहीं जाता, फली इसमें कोई होती नहीं जो खाई नहीं जाती, पीछे बचता है आपको गुद्देदार पुष्पासन। तो ये वाला जो भाग है, ये नाशपाती का भाग इसमें खाया जाता है। फिर चलते हैं, निम्न में से कौन सा सहजीवी पदार्थ, देखो मैंने आगे एक सवाल में बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कार्य होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम होता है। तो उसके लिए कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ सहजीवी नाइट्रोजन युक्त जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? बेसिकली जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना, नाइट्रोजन को उसके यौगिक में कन्वर्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो ये काम किसके द्वारा होता है? कौन से जीवाणु के द्वारा? जैंथोमोनास, राइजोबियम, स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर। तो देखो राइजोबियम होते हैं वो क्या करते हैं? अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण का यहाँ पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर आंसर बी हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ये तो देखो पता ही आपको कि अभी पिछले समय बताया कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जिससे आपका दूध खट्टा होता है, दूध से दही बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैक्टीरिया हो जाएगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया। अगला सवाल है, देखो यहाँ पर दे रखा है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगला सवाल है, भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? हमारा जो भोजन का डाइजेशन होता है वो हमारे पाचन तंत्र के किस भाग से शुरू होता है? मुंह, यकृत, पेट या आंत? तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका जो मुंह होता है, माउथ, यहाँ से आपके भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। अगला सवाल है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? यानी कि विटामिन ए किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? इस ऑप्शन के हिसाब से मक्का, सोयाबीन। देखो सोयाबीन तो एक दाल है, तो यहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। आंवला खट्टा पदार्थ होता है, तो खट्टे पदार्थ में ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? मक्का, सॉरी गाजर। गाजर के अंदर क्या होता है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और आपको पता है ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? देखो बहुत अच्छा सवाल है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? ये तो बेसिक आपने पढ़ा ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गोल्जी को क्या होता है? जो आपके फैक्ट्री का मतलब पैकेजिंग का काम करता है। लाइसोसोम जिसको आत्मघाती की थैली बोलते हैं। प्रोटीन का कारखाना राइजोबियम को बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखो बहुत अच्छा सवाल है, आपको 4 तारीख 4 डेट अच्छे से याद रखनी है। देखो यहाँ पर 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून या 16 जून। देखो पर्यावरण दिवस जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? आपके 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को प्रतिवर्ष आपके वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। अगला सवाल है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? जो अलग अलग ब्रांचेज होती है जिसमें अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो कैंसर का अध्ययन किसमें किया जाता है? न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या सोरोलॉजी? तो ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखना। कैंसर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? संबंधित रोगों को अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। केंद्रीय औषधि संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? देखो केंद्रीय स्थित है आपके नागपुर में, हैदराबाद में, लखनऊ में या मैसूर में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? CDRI याद रखना। CDRI के फुल फॉर्म याद रखना, केंद्रीय औषधि शोध संसाधन। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? देखो पता ही आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जैसे कि आपका क्या है, एक परमाणु जिसमें एक बीच में नाभिक है, और आपको पता है नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं होती है, ऑर्बिट होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है आपके, और अंदर जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो भीतर रहते हैं, किस में रहते हैं? भीतर, नाभिक के भीतर रहते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा।
भारी जल का फॉर्मूला क्या है? देखो, भारी जल जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का मतलब होता है D2O, हार्ड वाटर। बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं? आपके हार्ड वाटर बोला जाता है, भारी जल। और भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। देखो, H2O तो सामान्य जल का सूत्र होता है, भारी जल का पूछे जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, तो जिसको आंसर क्या होगा? D2O। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? देखो, नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल होता है, हार्ड वाटर, इसका उपयोग किस रूप में काम आता है? तो यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर में जो क्रिया होती है उसको धीमा करने के लिए, मंदक, स्लो करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में D2O का इस्तेमाल बहुत अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखो, RRB है, TC 2003 में भी साल पूछा गया, मंदक के रूप में D2O का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है? देखो, कार्बन डेटिंग क्या होता है? बेसिकली ये एक टेक्निक से जिसके द्वारा जो फॉसिल होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उन जीवाश्म की कितना साल पुराना है, जीवाश्म की डेट कितनी पुरानी या कितना समय पुराना हो सकता है जीवाश्म, उसको माप जांचने के लिए हम क्या करते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग की टेक्निक का उपयोग किया जाए जो जीवाश्म के संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवाश्म से संबंधित है। अगला सवाल है, धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या जस्ता की कमी के कारण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? जस्ता हो जाएगा, यानी कि आपका जिंक जस्ता हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। रक्त का शुद्धिकरण, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, रक्त का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि रक्त शुद्ध कहाँ होता है। RRB 2005 पूछा गया कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपकी किडनी जो होती है आपकी, वो क्या करती है? रक्त को शुद्धिकरण का कार्य करती है, ध्यान में रखना। किडनी आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ऑप्शन दे रखे 4, पराबैंगनी, अवरक्त, कॉस्मिक या प्रकाशीय। तो जो अवरक्त किरणें होती है वो क्या होती है? सूर्य सोलर जो कुकर होता है उसको गर्म करता है। देखो, अल्ट्रा रे तो होती नहीं है, कॉस्मिक किरणें होती नहीं, प्रकाशीय किरणें होती है, तो कॉस्मिक आपकी अवरक्त किरण होगी यहाँ पर। निम्न में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? श्वेत ग्रंथियां, संयोजी ग्रंथियां, वसा में या पेशी उत्तक? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके? वसा में उत्तक जो होता है वो क्या करता है? शरीर को गर्म रखने का कार्य करता है। एक सवाल आगे, मैंने इससे पहले एक सवाल में बता दिया था ये कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग की होती है, विचलन सबसे ज़्यादा बैंगनी का होता है, और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखो, सवाल पूछा गया है कि सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। कम का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? लाल। ज़्यादा पूछा होता तो बैंगनी हो जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या पता है 300 ही होती है। आपको पता है, व्यस्क में पूछे तो 206 होती है, नवजात में कितनी होती है? 300 आपके हड्डियां प्रेजेंट रहती है नवजात के अंदर। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? बांस। बांस जो होता है वो सबसे ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ करने वाला पौधा है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। तो आज हमने इतने सवालों का डिस्कस किया है और काफ़ी अच्छे सवाल है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, जीके, जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत अच्छे से सवाल है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं अपने और मिलते हैं अपने एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।